Hello guys, welcome back to my YouTube channel The Medicos World and I am your mentor रूपाली शर्मा। तो स्टूडेंट्स, हम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर कर रहे थे क्लास 11th बायो के अंदर। तो हमने इसका इंट्रो, ब्लड और फॉर्म्ड एलिमेंट्स देख लिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लड ग्रुप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्लड ग्रुप्स एंड RH फैक्टर, जो हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले देखो, जो ब्लड ग्रुप होता है वो कौन डिसाइड करता है? वो हमारा आई जीन डिसाइड करता है। जो आई जीन होता है वो 3 तरह का होता है। जो आई जीन है वो 3 तरह का है। कौन कौन से? IA, IB और IO। इनमें से जो IA और IB है, ये A और B ये क्या है? ये सब एंटीजन्स हैं। जो IA और IB है ये कैसे होते हैं? ये होते हैं डोमिनेंट। और जो IO है ये कैसा होता है? ये होता है हमारा रिसेसिव जीन। तो ये याद रखना, यानी कि अगर किसी भी पर्सन के अंदर IA ये प्रेजेंट है या फिर IA और IO ये प्रेजेंट है, तो उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा? उसका ब्लड ग्रुप होगा A, क्योंकि यहाँ पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है? A। तो अगर दोनों डोमिनेंट हैं तब भी A, अगर एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है तब भी A। लेकिन क्या हो जाए अगर दोनों ही रिसेसिव हो जाए, यानी कि IO और IO, तो क्या हो जाएगा? ये ब्लड ग्रुप O हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम। As you know, blood of human beings differ in certain aspect, though it appears to be similar। आप सबको पता है कि जो ब्लड है ह्यूमन बींग्स का वो डिफ़र करता है, वो सबका अलग अलग होता है, लेकिन कुछ ना कुछ हम सब के ब्लड के अंदर सिमिलैरिटी भी होती है। वेरियस टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज़ बीन डन। अब जो हमारा ब्लड होता है उसकी बहुत तरीके से ग्रुपिंग की गई है। दो जो ग्रुपिंग्स है वो कौन कौन सी हैं? एक होती है ABO ब्लड ग्रुपिंग और एक होती है RH ब्लड ग्रुपिंग। ये हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं दुनिया के अंदर। सबसे पहले हमारा ABO ब्लड ग्रुपिंग। ABO ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है? ABO यानी कि A ब्लड ग्रुप आएगा जिसके अंदर, B आएगा और O आएगा। अब A और B को मिला के क्या बन जाएगा? हमारा AB ब्लड ग्रुप आएगा, यानी कि ये 4 ब्लड ग्रुप के कॉम्बिनेशन होंगे, AB, AB और O ब्लड ग्रुप। ठीक है, देखो ये हमारी क्या है? RBC है। ये क्या है? RBC, रेड ब्लड सेल। RBC का दूसरा नाम क्या होता है वो आप लोग कमेंट में बताओगे। अब इस RBC की जो ये मेम्ब्रेन है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डोनन्स मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? डोनन्स मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जो ये मेम्ब्रेन होती है ना, इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं हमारे एंटीजन्स। अब वो एंटीजन कोई भी हो सकते हैं। A एंटीजन भी हो सकता है अकेला, B एंटीजन भी हो सकता है और AB दोनों एंटीजन्स भी हो सकते हैं। और इसके अंदर RBC के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? हमारी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है, वाई शेप की होती है एंटीबॉडीज़। अब ये एंटीबॉडीज़ कौन कौन सी हो सकती है? A एंटीबॉडी, B एंटीबॉडी। ठीक है, इस तरीके से। अब चलो हम देखते हैं हमारा चैप्टर। ABO ग्रुपिंग इज़ बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजन। अब एंटीजन्स इसने बोला है कि जो ABO ब्लड ग्रुपिंग है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? कि जो दो हमारे एंटीजन्स हैं उनकी प्रेजेंस है या एब्सेंस है, कि एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है। एंटीजन क्या होता है? केमिकल्स होता है जो इंड्यूस करता है इम्यून रिस्पॉन्स को। एंटीजन्स क्या होते हैं? सरफेस प्रोटीन होते हैं। हमारी एंटीबॉडी भी और एंटीजन भी ये प्रोटीन की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो एंटीजन क्या है? सरफेस प्रोटीन, क्योंकि ये सरफेस पे प्रेजेंट है ना RBC की मेम्ब्रेन पे। विद सम ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड। विच गिव यूनिकनेस टू सेल। तो जो क्या प्रोवाइड करते हैं? एंटीजन यूनिकनेस प्रोवाइड करते हैं सेल्स को। अब हमारी बॉडी के अंदर तो बहुत सारे सेल होते हैं, तो सारे सेल एक जैसे हो जाएंगे ना, हम उन पर डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि ये हमारे ब्लड ग्रुप वाले सेल्स हैं या ये हमारे नॉर्मल बॉडी के सेल्स हैं? तो जिनके ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होगा वो क्या प्रोवाइड करेंगे? वो यूनिकनेस प्रोवाइड करेंगे सेल्स को। और जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी क्या होती है? एंटी प्रोटीन, यानी कि जो हमारा प्रोटीन है, एंटीजन है, उसके अगेंस्ट जो काम करती है। एंटी प्रोटीन अगेंस्ट सरफेस एंटीजन, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीबॉडीज़ बोलते हैं।
अब देखो, सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन 2 नेचुरल एंटीबॉडी। अब जो प्लाज्मा है आरबीसी का, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडी, और सरफेस पे क्या प्रेजेंट होगा आरबीसी की मेम्ब्रेन पे, एंटीजन। एंटीबॉडी क्या है, प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन, कि जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन आ गया, यानी कि माइक्रोब आ गया या कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ गया, तो उसके अगेंस्ट जो काम करेगी उसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन द 4 ग्रुप्स ऑफ ब्लड। अब जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है एंटीजन का और एंटीबॉडी का, ये 4 टाइप्स में, 4 ग्रुप्स में, कौन कौन से, ए बी और ओ, जो हमें कहाँ यहाँ नीचे टेबल में दिए हुए हैं। पहले एक बार इसको रीड करते हैं, फिर हम टेबल देखते हैं। You probably know that during blood transfusion any blood cannot be used। आपको पता है सबको कि जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं, हमने देखा है ना हॉस्पिटल के अंदर कि जिसके अंदर जैसे HB की कमी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, या फिर कोई ऑपरेशन वगैरह, तो उसमें हम ब्लड चढ़ाते हैं ना, खून चढ़ाते हैं, तो ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न करते हैं। लेकिन ऐसे ही तो नहीं हम किसी को भी ब्लड दे सकते ना, क्योंकि हमारा ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है कि हम सब के अंदर क्या है, अलग अलग एंटीजन्स और एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है। तो अगर हमारा ब्लड ग्रुप, जैसे कि मान लो ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को हमें ब्लड देना है, तो क्या उसे बी वाला ब्लड दे सकेगा? नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पे ए एंटीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे बी एंटीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे बी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, यहाँ पे ए एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो अगर ये बी वाला ए वाले ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड देगा, तो जो ये बी एंटीबॉडी है ये रिएक्ट नहीं कर जाएगी बी एंटीजन के अगेंस्ट, और उसको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ये हम नहीं दे सकते। इसीलिए ए को ए वाला ही दे सकता है। अब ए को ओ वाला भी दे सकता है। ओ वाला कैसे देगा वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। देखो, अब ये टेबल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, ये हमें 4 ब्लड ग्रुप दिए हुए हैं, ए बी और ओ। अब इनके ऊपर कौन से एंटीजन प्रेजेंट होंगे? जहाँ पे ए ब्लड ग्रुप होगा तो वहाँ पे ए ही एंटीजन होगा। सेम एंटीजन सेम होते हैं सब में। देखो, ए वाले में ए, ओ बी वाले में बी, ए बी वाले में ए और बी। लेकिन ओ वाले में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। ओ को हम कैसे रखेंगे कि इसमें एंटीजन या प्रेजेंट नहीं होता, कैसे याद रहेगा? देखो, ओ कैसा दिख रहा है तुमको? इसके ऊपर कुछ नहीं है, ये बिल्कुल गंजा दिख रहा है हमको, यानी कि यहाँ पे कोई एंटीजन भी नहीं होगा, एंटीजन नहीं होगा ये। और जहाँ पे जो एंटीजन प्रेजेंट है उसकी अपोजिट एंटीबॉडी लिखनी है। यहाँ पे ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी। यहाँ पे बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? ए। जहाँ पे दोनों ही हैं तो वहाँ पे कुछ भी एंटीबॉडी नहीं होगी, और यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं है तो यहाँ पे दोनों एंटीबॉडी लिख दो, ऐसे याद रहेगा। अब ए को कौन कौन ब्लड दे सकता है? डोनर ग्रुप कौन है? एक तो ए वाला खुद दे सकता है और एक ओ वाला दे सकता है। ओ वाला क्यों दे सकता है? क्योंकि जो हमारा ए ब्लड ग्रुप है उसके पास क्या प्रेजेंट है? उसके पास एंटी बी प्रेजेंट है, लेकिन ओ वाले के पास तो कोई भी एंटीजन है ही नहीं, ना ए ना बी और ना ए बी दोनों। तो यहाँ पे ईजिली ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा ना, कहाँ पे? ए की बॉडी में ओ वाले का, क्योंकि जो हमारा ओ है उसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, वो तो गंजा है हमारा, है ना। लेकिन ए वाले के पास चाहे कोई सी भी एंटीबॉडी हो, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इजीली ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा। तो ए को कौन दे सकता है? ए वाला और ओ वाला। ऐसे बी को कौन देगा? बी और ओ। ए बी को कौन देगा? ए बी भी दे सकता है, अकेला ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है और ओ भी दे सकता है। देखो, जो जिसका ब्लड ग्रुप होगा उसको सेम वाले तो दे ही सकते हैं, बाकी अदर हमें देखने कौन कौन दे सकता है। और ओ वाले को कौन दे सकता है? ओ वाले को सिर्फ ओ ही दे सकता है, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी ए भी है और बी भी है। यानी कि अगर ए एंटीजन आएगा तब बी ए इसको मार देगा, अगर बी एंटीजन आएगा ओ वाले की बॉडी में तो एंटी बी है तो बी वाले को भी मार देगा ये बी एंटीजन को, और अगर दोनों ही डाल दिए तो मार ही देगा ये। फिर आगे हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पे? फ्रॉम द अबव मैंशन टेबल, जो ऊपर टेबल हमने पढ़ी है, इट इज़ एविडेंट दैट ग्रुप ओ ब्लड कैन बी डोनेटेड टू ऑल द पर्सनस। हमने देखा ना कि ओ वाला जो ब्लड ग्रुप है वो सबको दे रहा है, ए को भी, बी बी, ए बी बी और ओ को भी, सबको दे सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल डोनर, कि ये सबको दे सकता है। डोनर जो डोनेट कर रहा है, यूनिवर्सल मतलब कि ऑल ओवर द ग्लोब।
और जो पर्सन ए भी है वो किसी को भी नहीं दे रहा। देखो यहाँ पे हमने देखा ए को भी नहीं दे रहा, बी को भी नहीं दे रहा और ओ को भी नहीं दे रहा, सिर्फ खुद खुद को दे पा रहा है ये ए बी को, लेकिन ले सबसे रहा है, ये ए बी से बी, ए से बी, ओ से बी और बी से बी। यानी कि ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल मतलब ऑल ओवर द ग्लोब, जो हर जगह चीज़ चलती है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल। और रेसिपिएंट मतलब जो ले सकता है उसको बोलता है रेसिपिएंट, और डोनर जो दे सकता है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि जो ओ है, ओ ब्लड ग्रुप, वो क्या है, वो है हमारा यूनिवर्सल डोनर। और जो हमारा ए बी है वो कैसा है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे फिर है हमारा आर एच ग्रुपिंग। अब यहाँ पे मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताना कि अगर देखो कि अगर कोई पेरेंट है, एक कपल है, ठीक है, एक मिनट, देखो मेरा क्वेश्चन है, इन ए पेरेंट डिस्प्यूट। अब कोई पेरेंट्स हैं, उनका झगड़ा हो गया, ठीक है, तो एक फीमेल है जिसके पास क्या है, हेटेरोजाइगस बी ब्लड ग्रुप है। हेटेरोजाइगस मतलब एक होता है होमोजाइगस, एक होता है हेटेरोजाइगस। होमो मतलब सेम और जाइगस मतलब जीन, और हेटेरो मतलब कि डिफरेंट, जाइगस मतलब कि जीन। तो अलग अलग जीन्स हैं, यानी कि बी है ब्लड ग्रुप फीमेल का। तो क्या होगा यहाँ पे, आई बी आई ओ, आई ओ होगा ना, हेटेरोजाइगस बी ब्लड ग्रुप है। वो क्लेम कर रही है एक पर्सन को, कौन से, जो उसका हस्बैंड है उसका कैसा ब्लड ग्रुप है, उसका है होमोजाइगस ए ब्लड ग्रुप। होमो मतलब सेम, और ए है यानी कि आई ए क्योंकि हमने पढ़ा था ना जीन्स होते हैं आई के। वो क्या क्लेम करती है कि जो पर्सन है विद होमोजाइगस ए ब्लड ग्रुप एज द फादर ऑफ हर चाइल्ड, कि वो उसके बच्चे का बाप है, और उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ ब्लड ग्रुप है। चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ ब्लड ग्रुप है। तो आपको बताना है कि उसका जो ये क्लेम है, उसने जो ये दावा किया है कि जो ये पर्सन है, ये उसके बच्चे का, ये फीमेल का ब्लड ग्रुप है, ये मेल का ब्लड ग्रुप है, और जो ये फीमेल है ये क्लेम कर रही है कि जो ये चाइल्ड है जिसका ब्लड ग्रुप है ओ, वो इसके बच्चा है, यानी कि ये इसके पापा हैं। तो आपको बताना है कि क्या ये सही क्लेम है या गलत है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। फिर है हमारा आर एच ग्रुपिंग। आर एच ग्रुपिंग देखते हैं, इसके अंदर एक बहुत ही फेमस केस आता है मदर का और चाइल्ड का, जिसको हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम ध्यान से करेंगे। अब आर एच ग्रुपिंग देखते हैं हम। अब ये आर एच ग्रुपिंग कहाँ से आई थी, ये आई थी रीसस मंकी से। ये आर एच भी एक एंटीजन होता है। तो जो रीसस मंकी होता है ना, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है रीसस मंकी, इसके पास क्या था, इसके पास दूसरा एक एंटीजन था। अभी हमने एंटीजन कौन कौन से पढ़े, ए होता है, बी होता है और ए बी, दोनों होते हैं एंटीजन। लेकिन एक नया एंटीजन आया, कौन सा, आर एच एंटीजन, जिसको हम बोलते हैं आर एच। ये किस में प्रेजेंट है, इस रेसस मंकी के अंदर प्रेजेंट था। उसके पास ये एंटीजन भी था और नॉर्मल तो उसके पास थे ही। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या देखा, फिर जब साइंटिस्ट ने सर्च करी कि जो मोर देन 80% ह्यूमंस है ना, उनके अंदर ये आर एच फैक्टर यानी कि ये आर एच एंटीजन भी पाया जाता है। इसीलिए जब भी हम ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं, मतलब एक पर्सन की बॉडी से दूसरे पर्सन की बॉडी में हम ब्लड डालते हैं, जब जैसे हॉस्पिटल में मैंने बताया ऑपरेशन वगैरह के टाइम, तो क्या होता है, हम आर एच कंपेटिबिलिटी भी देखते हैं कि उनके आर एच फैक्टर भी मैच होने चाहिए। जैसे हमने मान लिया कि कोई पर्सन है, ये पर्सन है ए, इसके ऊपर एंटीजन प्रेजेंट है आर एच, यानी कि ये क्या है, ये आर एच पॉजिटिव है। और कोई दूसरा पर्सन है ये बी पर्सन, ये एंटीजन नहीं है, ए और बी, इसको एंटीजन मत समझना, ये पर्सन है, इसके ऊपर कोई आर एच फैक्टर नहीं है, यानी कि ये कैसा है, ये है आर एच नेगेटिव। ठीक है, तो अब आप बताना, क्या हम इन दोनों का ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आर एच फैक्टर प्रेजेंट है और यहाँ पे आर एच फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। तो हमें ये भी देखना होता है कि आर एच फैक्टर का भी रोल होता है। अब देखो यहाँ पे
another antigen RH एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन द rhesus monkey, जो rhesus monkey में प्रेजेंट था उसको हमने ऑब्जर्व किया कि वो भी प्रेजेंट है कहाँ पे, RBC के सरफेस पे, मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने, नियरली 80%। अब जिन इंडिविजुअल के अंदर ये प्रेजेंट है उनको क्या बोलेंगे, RH पॉजिटिव, और जिनके अंदर नहीं है प्रेजेंट उनको क्या बोलेंगे, RH नेगेटिव। एन RH नेगेटिव पर्सन, अब कोई पर्सन है जिसका RH नेगेटिव है उसको हमने एक्सपोज कर दिया RH पॉजिटिव के साथ, तो वो क्या बना लेगी, उसकी बॉडी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बना लेगी RH एंटीजन के अगेंस्ट। इसीलिए तो कहा था मैंने कि RH कंपेटिबिलिटी भी देखनी पड़ती है जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। देयरफॉर RH ग्रुप शुड ऑल्सो बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन। आ गई ना यही बात। स्पेशल केस, अब एक बहुत स्पेशल केस है RH इनकम्पेटिबिलिटी का। इनकम्पेटिबिलिटी मतलब कि मिस मैचिंग का, जो ऑब्जर्व किया था RH नेगेटिव ब्लड ऑफ अ प्रेग्नेंट मदर, एक प्रेग्नेंट मदर है जिसका RH नेगेटिव ब्लड है, विद RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ अ फीटस, और उसके बच्चे का कैसा, उसके फीटस का कैसा ब्लड है, RH पॉजिटिव। पहले मैं ये डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ आप लोगों को एक बार। देखो ये क्या है, ये है मदर, इसका कैसा ब्लड ग्रुप है, RH नेगेटिव। ठीक है, अब इसका और इसके बच्चे का कैसा है, चाइल्ड का RH पॉजिटिव। तो क्या हुआ, अब जब इसकी फ़र्स्ट डिलीवरी हुई, मतलब फ़र्स्ट प्रेगनेंसी हुई, तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट थी, प्लेसेंटा प्रेजेंट थी, तो कोई मिक्सिंग नहीं हुई ब्लड की, मतलब ब्लड मदर की बॉडी से चाइल्ड की बॉडी में नहीं गया, जबकि यहाँ पे अलग अलग RH प्रेजेंट थे। तो अगर चला जाता तो दिक्कत हो जाती ना, बच्चे के अंदर नहीं गया क्योंकि प्लेसेंटा प्रेजेंट थी। लेकिन पार्चुरेशन के टाइम पे, यानी कि डिलीवरी के टाइम पे क्या हुआ, जो प्लेसेंटा थी वो तो क्या हो गई, रप्चर हो गई, मतलब कि उसे तोड़ दिया ना बाहर निकालने के लिए बेबी को, तो प्लेसेंटा रप्चर हो गई। प्लेसेंटा के रप्चर होने से क्या हुआ, जो ब्लड था हमारा मदर का और चाइल्ड का, वो क्या हो गया, वो मिक्स हो गया, यानी कि अब वो ब्लड मदर वाला चाइल्ड की बॉडी में भी चला गया। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी मदर को, तो अब आगे क्या होगा यहाँ पे, एक मिनट, देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो मदर थी उसका RH नेगेटिव ब्लड था और उसके चाइल्ड का कैसा था, RH पॉजिटिव। पहले प्लेसेंटा थी यहाँ पे प्रेजेंट मदर की बॉडी में, तो कोई मिक्सिंग नहीं हुई। लेकिन पार्चुरेशन के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे, जब बेबी डिलीवर होना था, जो प्लेसेंटा थी वो रप्चर हो गई और जो ब्लड था वो मिक्स हो गया मदर का और चाइल्ड का। तो फिर क्या हुआ, जब उसकी सेकेंड प्रेगनेंसी आई तो वहाँ पे मदर की बॉडी में जो फीटस था उसका RH पॉजिटिव ब्लड तो जा चुका था, यानी कि एंटीजन भी जा चुका था RH। तो वहाँ पे मदर की बॉडी ने क्या किया, एंटीबॉडी बना ली, किसके अगेंस्ट, उस RH फैक्टर के अगेंस्ट। उस RH फैक्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना ली, RH एंटीजन के अगेंस्ट, जो क्या कर गई, वो एंटीबॉडी थी जो वो अब जो सेकंड फीटस आया हमारा उसकी बॉडी में चली गई, उसकी बॉडी में चलेगी। तो वहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ, उसने एरिथ्रोब्लास्टोसिस कोज कर दिया। एरिथ्रो मतलब एरिथ्रो वर्ड कल भी पढ़ा था हमने, कहाँ पे आया था, RBC से रिलेटेड। और ब्लास्टोसिस मतलब ब्लास्ट कर देना, ख़राब कर देना, उसको कम कर देना, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एरिथ्रोब्लास्टोसिस हो गया। इसी कंडीशन को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस। फिटेल्स, फिटेल्स मतलब फीटस, और एरिथ्रोब्लास्टोसिस RBC का ख़राब हो जाना। यानी कि अब जब यहाँ पे एरिथ्रोब्लास्टोसिस की वजह से क्या होगा, बहुत सारी कंडीशंस आ जाती हैं, मतलब डिजीज़ अक्कर हो जाती है बच्चे के अंदर, जैसे कि अनीमिया, जॉन्डिस, और यहाँ तक कि कुछ सेवर केसेस में तो डेथ भी हो जाती है। और इसके अंदर जो डिजीज़ कोज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, HDN, हीमोलिटिक, यानी कि ब्लड से रिलेटेड डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न, बच्चे के अंदर जो ब्लड से रिलेटेड डिजीज़ हो गई है। अब देखो हमारा टॉपिक क्या था, दोबारा से एग्जाम्पल एक बार हम रीड करते हैं।
A special case of RH incompatibility यानी कि mismatching has been observed between the RH negative blood of pregnant mother with the RH positive blood of the fetus। हमने बताया था कि मदर का कैसा है RH नेगेटिव और fetus का कैसा है RH positive। RH antigen of the fetus do not get exposed to the RH negative blood of the mother in the first pregnancy as the two bloods are separated well by the placenta। मैंने यही बोला था कि मदर का और बेबी का जो ब्लड है वो मिक्स नहीं हो रहा पहली प्रेगनेंसी में, सिर्फ पहली में याद रखना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो सेपरेट है, अलग अलग है एक दूसरे से अच्छे तरीके से प्लेसेंटा के थ्रू। लेकिन जब डिलीवरी होगी फर्स्ट चाइल्ड की, पार्चुरेशन होगा, बेबी बाहर आ जाएगा, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है क्या कि एक्सपोजर हो जाए मैटरनल ब्लड, मदर का जो ब्लड है उसका, किसके साथ? RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस। तो इस केस के अंदर क्या होता है, जो मदर की बॉडी है वो स्टार्ट कर देती है प्रिपेयर करना एंटीबॉडीज़ को, किसके अगेंस्ट? उस RH एंटीजन के अगेंस्ट। इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज द आर, अब जब उसकी दोबारा फिर प्रेगनेंसी होगी तो क्या होगा? सब्सिक्वेंट मतलब दोबारा फिर कभी प्रेगनेंसी होगी, जो RH एंटीबॉडी है मदर की बॉडी से यानी कि RH नेगेटिव वाले ब्लड से, वो लीक हो जाएगी ब्लड के अंदर, किसके? फीटस के, जो RH पॉजिटिव होगा, और डिस्ट्रॉय कर देगी फीटल RBC को। दिस कुड बी फेटल टू द फीटस, ये क्या होगा? फीटस के लिए जानलेवा भी हो सकता है, और कुड कोज सेवर अनीमिया जॉन्डिस टू द बेबी। इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेल्स। दिस कैन बी अवॉइडेड। अब इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तो जब पहली प्रेगनेंसी हुई तो हमें पता है कि मिक्सिंग हो सकती है ब्लड की, तो उस टाइम पे हम क्या देते हैं? anti-RH एंटीबॉडीज़ दे देते हैं मदर की बॉडी को। एंटी मतलब अपोजिट, जो अपोजिट में काम करती हैं, जो RH एंटीबॉडीज़ बनेंगी। इतना आया समझ? यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से याद करना, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेल्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है ये। ठीक है। देखो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, कोएगुलेशन का मतलब कि जमना, क्लोट बन जाना ब्लड का। क्या बन जाना? क्लोट, क्लोटिंग। तो जब आप लोगों को पता है कि जब इंजरी हो जाती है हमें, जैसे कि हमारी कोई फिंगर कट गई या हमने खुद को चोट पहुंचा लिया, तो जो हमारा वुंड है वो कंटिन्यू नहीं करता ब्लीड करना बहुत लंबे समय तक। वो कुछ टाइम में, जो वुंड मतलब घाव जो है हमारा, वो ऐसा तो नहीं है कि बहता ही रहता है खून उसमें से, कुछ टाइम बाद ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है और वहाँ पे आपने देखा होगा एक ब्राउन ब्राउन सा फाइबर्स का मैश लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में घुरंड भी बोलते हैं। यूजुअली द ब्लड स्टॉप्स फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम, तो ब्लड रुक जाता है। तो आपने सोचा कभी कि ऐसा क्यों होता है वहाँ पे, कि ब्लड ऐसे क्या होगा वहाँ पे कि हमारा ब्लड रुक गया और वहाँ पे वो ब्राउन मैश लाइक स्ट्रक्चर आ गया है फाइबर्स का? वो इस कोएगुलेशन की वजह से ही होता है। हमने पढ़ा था ना कि हमारे ब्लड के अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्रोटीन्स और क्लोटिंग फैक्टर्स भी पढ़ा था हमने। तो जो वो प्लेटलेट्स थी और क्लोटिंग फैक्टर्स थे, वो सब यहाँ पे कोएगुलेशन के अंदर वर्क परफॉर्म करते हैं, काम करते हैं हमारी ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, और हमारी इंजरी क्या कुछ टाइम बाद ही हील हो जाती है, ठीक हो जाती है। डू यू नो वाई? आपने सोचा अभी ऐसा क्यों होता है? ब्लड एग्जिबिट्स कोएगुलेशन और क्लोटिंग इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रोमा। दिस इज़ अ मैकेनिज्म, ये क्या एक मैकेनिज्म है, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, क्या? एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम, अभी वही जिसको हम घुरंड बोलते हैं उसको ही बोला हुआ है, रेडिश ब्राउन स्कम बन जाता है, फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ अ कट और एन इंजरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट इज़ ए क्लोट, ये क्या होता है? क्लोट होता है, और कोएगुलम बोलते हैं इसको, याद रखना। फॉर्म्ड मेनली ऑफ अ नेटवर्क, ये किसके मिलके बना होता है? नेटवर्क होता है ये थ्रेड्स का, जिसको हम क्या बोलते हैं उन थ्रेड्स को? फाइब्रीन्स। इन विच डेड और डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड, जिसके अंदर जो हमारे डेड, मर चुके हैं या डैमेज खराब हो चुके हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, वो ट्रैप हो जाते हैं। फाइब्रीन्स आर फॉर्म्ड, फाइब्रिन कैसे फॉर्म होता है? बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन इनटू द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। जो फाइब्रिन है वो कैसे बनेगा? वो फाइब्रिनोजन से बनता है, और इसमें कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? हमारा थ्रोम्बिन एंजाइम हेल्प करता है। जो थ्रोम्बिन है वो कैसे बनेगा? अब देखो फाइब्रिनोजन से, फाइब्रिन कैसे बन रहा है हमारा? जो फाइब्रिनोजन था, यहाँ पे कौन से एंजाइम ने हेल्प करा? थ्रोम्बिन एंजाइम ने, और हमारा क्या बन गया? फाइब्रिन बन गया था ना। तो अब ये थ्रोम्बिन भी तो कहीं से बना होगा, वो थ्रोम्बिन कहाँ से बना वही बताया हुआ है। थ्रोम्बिन इन टर्न
आर फॉर्म्ड फ्रॉम एन अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। अब ये थ्रोम्बिन कहाँ से बना, ये बना प्रोथ्रोम्बिन से, जो इनएक्टिव था ये भी प्रोथ्रोम्बिन। अब ये प्रोथ्रोम्बिन को किसने एक्टिवेट किया, फिर इसको एक्टिवेट किया एक एंजाइम ने जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। यानी कि जो पहले क्या हुआ, सबसे पहले देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या था हमारा, सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन था। प्रोथ्रोम्बिन, यहाँ पे किसने एक्ट परफॉर्म किया, थ्रोम्बोकाइनेज ने। इस थ्रोम्बोकाइनेज ने क्या किया, बनाया थ्रोम्बिन। अब जो ये थ्रोम्बिन है इसने आगे क्या किया, इसने वर्क परफॉर्म किया किसमें, जो हमारा फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन, इसको इस थ्रोम्बिन ने एक्ट किया और किस में कन्वर्ट किया, फाइब्रिन में। अब ये हमारा फाइब्रिन क्या है, ये फाइब्रिन ही है हमारा क्या, क्लोट, या जिसको हम बोलते हैं कोएगुलम। ठीक है, अब आया समझ। इसका डायग्राम भी दिखाती हूँ आगे। पहले क्या था, प्रोथ्रोम्बिन था। प्रोथ्रोम्बिन को किसने एक्ट किया, यहाँ पे थ्रोम्बोकाइनेज ने। किस में कन्वर्ट हुआ, थ्रोम्बिन में। फिर फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में किसने किया, जो ये थ्रोम्बिन बना इसने। फाइब्रिन क्या है हमारा, यही हमारा क्लोट या कोएगुलम कहलाता है। ठीक है, आगे लिखी हुई है रिएक्शन, वहाँ से देख लेना, एक मिनट। देखो, थ्रोम्बोकाइनेज ने हेल्प किया अबव रिएक्शन के अंदर। दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय ए सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमिक रिएक्शंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैस्केड प्रोसेस। कैस्केड प्रोसेस क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हेल्प करते हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे। एन इंजरी और अ ट्रॉमा स्टिमुलेट्स द प्लेटलेट इन द ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर विच एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन। अब जो हमारी इंजरी हुई है, ट्रॉमा हुआ, उसने क्या किया, स्टिमुलेट किया प्लेटलेट्स को ब्लड के अंदर रिलीज करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को, जिन्होंने एक्टिवेट किया इस क्लोटिंग के कोएगुलेशन के मैकेनिज्म को। सर्टेन फैक्टर रिलीज्ड बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी ऑल्सो कैन इनिशिएट कोएगुलेशन। यहाँ पे कौन मेन रोल प्ले करता है, कैल्शियम मेन रोल प्ले करता है, ये याद रखना। कैल्शियम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर है। देखो यहाँ पे डायग्राम दिखाया हुआ है, जैसे ये नॉर्मल ब्लड वेसल है, यहाँ पे अभी हमें कोई इंजरी नहीं हुई है, लेकिन ये कैसी है, इंजर्ड ब्लड वेसल है। देखो यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, ब्लड लीक होना शुरू हो गया, ब्लड बाहर जा रहा है, यहाँ पे इंजरी हो गई है हमारी। और ये क्या दिखाई हुई है, ये छोटी छोटी प्लेटलेट्स दिखाई हुई हैं। तो इन प्लेटलेट्स ने क्या किया, जब हमारी इंजरी हुई, इन्होंने स्टिमुलेट किया इन प्लेटलेट्स को। तो ये प्लेटलेट्स कैसी हो गई, ये एक्टिवेट हो गई, और इन्होंने क्या किया, आगे मैश लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हमने फाइब्रिन बोला था, क्लोट या कोएगुलम, वो बना दिया। ये देखो यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये देखो यहाँ पे ये ऐसे बहुत सारा बड़ा सा गुच्छा सा, इसको बोलते हैं फाइब्रिन। और अच्छे से दिखाती हूँ, देखो यहाँ से क्या हुआ, ब्रोकन हो गई, ये ब्लड वेसल थी हमारी, ये यहाँ से टूट गई, और यहाँ से क्या हुआ, हमारा जो ब्लड था वो बाहर जाना शुरू हो गया। तो हमारी प्लेटलेट एक्टिवेट कर दिया, हमारी प्लेटलेट एक्टिवेट हो गई, और यहाँ पे एक ऐसे गुच्छा सा बन गया, मैश लाइक स्ट्रक्चर बन गया, जिसको हमने क्या बोला, फाइब्रिन मैश। और यहाँ पे क्या हो गई, जो हमारी ब्लड क्लोटिंग की प्रोसेस थी वो शुरू हो गई है। अब यहाँ पे कैसे हुआ, देखो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ, किसकी हेल्प से, थ्रोम्बोकाइनेज की हेल्प से, थ्रोम्बोकाइनेज की हेल्प से। और फिर यहाँ पे फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हुआ, किसकी हेल्प से, इस थ्रोम्बिन की हेल्प से। और ये फाइब्रिन ही क्या है, हमारा ब्लड क्लोट फॉर्म करता है। इतना आया आप सबको समझ। फिर है हमारा लिम्फ। लिम्फ को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं लिम्फ को, जो टिश्यूज़ में फ्लूइड प्रेजेंट है। एज द ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यू, जैसे जैसे ब्लड पास करता है कैपिलरीज के थ्रू टिश्यूज़ के अंदर, some water along with many small water soluble substance move out in the space between the cell of the tissue, leaving the larger protein and most of the formed element in the blood vessels। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ पानी along with some water soluble substance, वो क्या हो जाता है, वो मूव आउट कर जाता है, बाहर निकल जाता है, कहाँ पे, स्पेस के अंदर। जो सेल, ये रहा हमारा सेल, देखो, और यहाँ से क्या गुजर रही थी, ये हमारी ब्लड वेसल गुजर रही थी।
तो यहाँ पे क्या था, इसके अंदर प्लाज्मा था और फॉर्म्ड एलिमेंट्स थे ना, और ये बीच में क्या है हमारा, ये स्पेस प्रेजेंट हुआ है। ये हमारी ब्लड वेसल थी, ये हमारा टिश्यू था और यहाँ पे कुछ स्पेस प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ से बाहर निकल गया स्पेस के अंदर क्या क्या चीज़ें, कुछ पानी निकल गया थोड़ी अमाउंट में, थोड़ा सा वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस निकल गया, और अंदर क्या रह गया, जो बड़े बड़े ऐसे बड़े बड़े प्रोटीन्स थे वो सब अंदर रह गए, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स थे, हमने पढ़े थे ना आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, वो अंदर रह गए। तो ये जो बाहर निकला इसी को हमने क्या बोला, टिश्यू फ्लूइड, कि टिश्यू के पास बाहर निकल गया क्या चीज़, फ्लूइड। दिस फ्लूइड रिलीज्ड आउट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल मतलब जो दो चीज़ों के बीच में होता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। इट हैज़ द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके पास सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि मिनरल यहाँ भी सेम है और प्लाज्मा में जो होते हैं वो भी सेम है। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेज बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड। अब जो भी, ये हमारी सेल थी और ये ब्लड वेसल थी, यहाँ पे निकल गए ना वो सारी चीज़ें, तो जो भी न्यूट्रिएंट का या एक्सचेंज होगा वेस्ट का, वो सब इसी फ्लूइड के थ्रू होगा। इसी को क्या बोला हमने, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या हमारा टिश्यू फ्लूइड, इसी को हम बोलते हैं लिम्फ। एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल कॉल्ड द लिम्फेटिक सिस्टम। जो अब ये जो वेसल्स थी इनको क्या बोल देंगे, लिम्फेटिक वेसल्स, और ये पूरे सिस्टम को लिम्फेटिक सिस्टम, और जो टिश्यू फ्लूइड है उसको क्या बोलेंगे, लिम्फ। कलेक्ट करता है फ्लूइड को और ड्रेन कर देता है वापस से इसको मेजर वेन्स में, कि जब इसका काम खत्म तो इसको वापस से बड़ी बड़ी वेन्स में डाल दिया। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ। उस फ्लूइड को क्या बोलेंगे, लिम्फ। लिम्फ कैसा होता है, कलरलेस होता है फ्लूइड, कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स। हमने पढ़े थे ना कौन कौन से लिम्फोसाइट थे, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, कल हमने पढ़ा था ना डब्ल्यूबीसी के टाइप में। विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, जो इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लिम्फ इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स एक्सेट्रा। फैट आर एब्जॉर्ब थ्रू द लिम्फ इन द लैक्टियल्स। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आगे भी बहुत बार आता है। यहाँ पे याद रखना कि जो फैट होता है वो कौन सी लिम्फेटिक वेसल के अंदर एब्जॉर्ब होता है, लैक्टियल्स के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। और कहाँ पे प्रेजेंट है ये लैक्टियल, इंटेस्टिनल विलाई में। अब ये इंटेस्टिनल विलाई कहाँ पे प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये हम डाइजेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा लिम्फ है यानी कि टिश्यू फ्लूइड है वो क्या होता है, वो होता है ब्लड माइनस, ब्लड में से माइनस कर दो क्या क्या, आरबीसी निकाल दो, प्लस जो हमारी प्लेटलेट्स है वो निकाल दो, प्लस जो हमारे लार्ज प्रोटीन्स हैं। तो ब्लड में से अगर हम लोग आरबीसी, प्लेटलेट और लार्ज प्रोटीन्स को निकाल देंगे तो हमारा क्या बचेगा, टिश्यू फ्लूइड। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, कि टिश्यू फ्लूइड क्या होगा, प्लाज्मा प्लस WBC प्लस जो हमारे स्मॉल प्रोटीन्स हैं उनको भी क्या बोल सकते हैं हम, टिश्यू फ्लूइड। तो ये दो तरीके से आप लोग याद रख सकते हो कि टिश्यू फ्लूइड क्या होता है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हमने लिम्फ तक पढ़ लिया, इतना आप लोग अच्छे से पढ़ना और इसको रिवाइज करना। इसके PYQs मैं भेज दूँगी आप लोगों के पास। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब channel. And also comment down your queries and positive vibes. Thank you so much. Keep supporting, keep loving, stay tuned. Thank you.